So P block elements in this unit, in this chapter we will study about general trends in chemistry of elements of group 15, 16, 17 and 18, like phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. These all things are there, we will study in this one, है ना. So how they are prepared, their properties, okay, uses of dinitrogen, phosphorus. In the same way we learn about phosphorus, है ना. तो ये phosphorus के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, उनके properties and their preparation. इस तरह से याद कर गए, मतलब इसमें जानेंगे. ओजोन है, ओजोन को इसमें हम लोग पढ़ेंगे. फिर इसके बाद क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइड जो है आपको हाइड्रोक्लोराइड, वो उसको पढ़ेंगे. ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट दिस एंड वी विल नो अबाउट नोबल गैसेस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ दिस कंपाउंड्स, इम्पोर्टेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स इन आवर डे टू डे लाइफ. ये सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. ओके. सो in this chapter, class 11th, you have learned that p block elements are placed in group 13, 14, 15, 16, 17 and up to 18. so periodic table. तो इनके वैलेंसी जो है, इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो थे, दैट इज NH2 NP126 ये होता है. जैसे मान लीजिए कि आपको फास्फोरस का है, तो फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज व्हाट, P मीन्स एटॉमिक नंबर फास्फोरस इज 15. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. So in this way p will be having 1 to 6 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन p में होता है. p आर सब ऑर्बिटल, sp/d/f आर सब ऑर्बिटल. तो जो प्रॉपर्टी है p ब्लॉक एलिमेंट का, वो आपको एटॉमिक साइज से इन्फ्लुएंस होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी से इन्फ्लुएंस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से आपको इंड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको ये इंड्यूस होता है. समझे. तो यानी कि जो p ब्लॉक एलिमेंट है, वो p ब्लॉक एलिमेंट आपको उसके एटॉमिक साइज से डिपेंड इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है. आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको उस पर आपको इन्फ्लुएंस होता है. तो इस तरह से ये जो d ऑर्बिटल है वो सेकंड पीरियड में होता है, और जो इसमें d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है या f ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इतने मतलब उस एटम को थोड़ा साइज में हैवियर बनाते हैं, मतलब बड़ा बनाते हैं, साइज में बड़ा बनाते हैं, और हैवियर एलिमेंट्स बनाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन. और इनके जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो इसके प्रॉपर्टीज, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पे भी असर डालते हैं. ठीक है. यानी जो p और d ब्लॉक एलिमेंट वाले हैं वो हैवियर एलिमेंट बनाते हैं. ठीक है. हैवियर एलिमेंट होते हैं उनके, और इसमें ये जो इनका मतलब कि हैवी एलिमेंट हो गए, है ना, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है, वो रिएक्टिविटी इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है. उसके बाद आपको आयोनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है ना, p ब्लॉक और d ब्लॉक एलिमेंट. इनका कुछ जो है प्रॉपर्टीज जो है इनके एलिमेंट्स के, तो वो भी आपको इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आपको डिपेंड करते हैं. क्योंकि p और d में आपको p में 1 to 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे, d में है आपको 1 to 10 आपको मोस्टली इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो इस तरह से इसमें ज़्यादा संख्या रहता है इलेक्ट्रॉनों की. तो इस तरह से आप देखेंगे कि केमिस्ट्री में ग्रुप 13 एंड 14 जो है p ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्लास 11 में आप पढ़ चुके थे. और जो अब हम लोग जानेंगे कि इसके बाद क्या है, तो उसमें हम लोग देखेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट को डिटेल में जानेंगे. ओके. सो वी विल नो इट. ग्रुप 15 एलिमेंट्स, group 15 elements having in nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth and moscovium. moscovium नया आया हुआ है. ठीक है. so these elements are there: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, and one more new is what, moscovium. so जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, as we go down from top to bottom in a group, so there is a shift of metallic to नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तो आपका नॉन मेटल से मेटल की तरफ आपका जो है एलिमेंट्स हो जाएगा. शुरू में ऊपर में नॉन मेटल होगा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, और फिर आर्सेनिक. धीरे धीरे आप आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर में उसका तब्दील हो जाएगा. तो ये आपको मेटोलाइटिक कैरेक्टर के कारण ये आपको जो है मेटल में चेंज हो जाता है. इस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं,
आर्सेनिक, एंटीमनी जो है वो मेटलोइड्स हो जाएंगे, और बिस्मथ और मॉस्कोवियम जो है वो आपको टिपिकल मेटल्स हो जाएंगे। बिस्मथ और मॉस्कोवियम मेटल हो जाते हैं, और आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलोइड्स, एंड फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन आर गैस। सो ये दीज आर थिंग्स। नाउ ऑकरेंस, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, जो है हमारा नाइट्रोजन है वो कहाँ मिलता है। तो मोलिकुलर नाइट्रोजन जो होता है 78% बाई वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि हमारे अर्थ में भी आपको जो नाइट्रोजन चाहिए तो राइबोजियम, एक कीड़े होते हैं राइबोजियम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या होता है आपको दलहन वाले पौधों में होते हैं, जो कि आपको नाइट्रोजन जो है आपको नेचर से ले करके और पौधों में देते हैं। ठीक है, पौधे जो है उस राइबोजियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उससे अपना वो प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक ऐसा चीज़ एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, उसको हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोटीन ये तुम देख पाओगे कि नाइट्रोजन से ही ना प्रोटीन आपको मिलता है। ठीक है, मतलब उसमें एलिमेंट के तौर पे आपको प्रोटीन में नाइट्रोजन ही है। तो 78% हमारे वॉल्यूम मतलब एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन मिल जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन जो गैस है वो आपको ज़्यादा है, अगर नाइट्रोजन थोड़ा ठंडा गैस होता है। ऑक्सीजन जो है हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन जो है और वो गर्म गैस है, तो केवल हम लोग जब ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये तो क्या है, ये कंबसन में हेल्पफुल है, तो ये क्या है गर्म नेचर का है। तो हमारे बॉडी में वो जब ऑक्सीडेशन होगा, आग लगेगा, तो पूरा वो सब बॉडी जल जाएगा, समझ रहे हो ना, पूरे नेचर में आग लग जाएगा केवल ऑक्सीजन हो तो नाइट्रोजन जो है आपको 78% हमारे यहाँ नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये नेचर में आपको है होता है, अगर नहीं रहेगा तो चारों तरफ आग लग जाएगा, केवल ऑक्सीजन बढ़ गया तो। ऑक्सीजन 21%, समझ रहे हो। सो इन अर्थ क्रस्ट इट अकर सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है वो चिले है, चिले साल्ट पेपर बोलते हैं। पोटासियम नाइट्रेट है, इंडियन साल्ट पेपर बोलते हैं। तो ये एक चील एक कंट्री है, चिल्ली उसको कंट्री कहते हैं, चिल्ली। तो ये चील है ना, उसका उल्टा नाम कर देंगे चिल्ली का तो हो जाएगा लीची। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका नाम अगर उलट दिया जाए तो वो फ्रूट का नाम हो जाएगा, है ना, तो वही है चिल्ली। लीची है ना, लीची चिल्ली, तो वो चिल्ली पीटर बोलते हैं, चिल्ली साल्ट पीटर, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, एंड पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर। फिर फॉस्फोरस जो है मिनरल में, फॉस्फोरस में हमारे पास जो होते हैं कंपाउंड, उसी फैमिली का नाम है एपेटाइट। तो फॉस्फोरस जो है जिस मिनरल में मिलता है उसका नाम है उस फैमिली का एपेटाइट। एपेटाइट में आपको कैल्शियम और फॉस्फेट से संबंधित आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे। कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम आयोडाइड है, जो आपको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaX2 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एपेटाइट है, कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम हैलाइड है। तो ये फ्लोरापेटाइट जो है आपको फ्लोरापेटाइट CaF2, और यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट CaF2 ये होता है, जो कि आपको मेन कंपोनेंट्स होते हैं फॉस्फेट रॉक के। उसके बाद आपको फॉस्फोरस जो है इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है एनिमल और प्लांट मैटर में। मैंने बताया पहले भी कि इस फॉस्फोरस जो है वो जैसे कि इंसान जो है चाहे जानवर है, उनके हड्डी जो है फॉस्फोरस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फॉस्फोरस से। और शमशान में क्या होगा कि जब शमशान में आप जाएंगे रात में तो लगेगा कि किसी के आदमी की हड्डी से अगर खोपड़ी है तो उससे आग निकल रहा है, जानवर है उसकी खोपड़ी से आग निकल रहा है, तो आपको लगेगा कि भूत है, लेकिन वो भूत नहीं होता है। जो हड्डी जैसे जैसे डिकम्पोज होता है तो उसका फॉस्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसमें आग पकड़ लेता है। तो फॉस्फोरस, माचिस में भी जो आपका तिल्ली है वो फॉस्फोरस होता है। ठीक है, फॉस्फोरस का नेचर है कि वो थोड़ा जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो इट विल कैच द फायर इजीली, तो ये फायर पकड़ लेता है। तो हम लोग को लगता है भूत आग फेंक रहा है मुँह से, लेकिन वो बात नहीं है, वो तो रिएक्शन होता है ना, वो कभी भी होगा। इस तरह से टाइम टू टाइम आपको जब भी वो फॉस्फोरस उसमें डिकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। सो अब यहाँ पर देखिए कि जो फॉस्फोरस है वो हमारे मिल्क और एग्स में भी होता है। मैंने बताया कि आपको जो बोन्स होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं उसमें आपको फॉस्फोरस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं उसमें सल्फाइड मिनरल्स में होते हैं। मॉस्कोवियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना।
ये मेटल है। तो इस तरह से इसका जो सिंबल हो गया मॉस्कोवियम का Mc, है ना, कैपिटल M स्मॉल c Mc। और एटॉमिक नंबर 115 होता है। एटॉमिक मास 289 होता है, और है ना, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका Rn तो 5F14CD10 7s2 7p3 होता है। और ये इसका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो ये शॉर्ट लाइफ इसका होता है, हाफ लाइफ होता है, शॉर्ट हाफ लाइफ। और ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है, बहुत थोड़े अमाउंट में मिलता है। तो इस तरह से, लेकिन ये केमिस्ट्री में आ चुका है। तो ये आपको मॉस्कोवियम के अलावा जो और भी इसमें है, जैसे कि इम्पोर्टेंट इसका एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप से आपको जो है ये सभी जो आपको ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सब आपको एक टेबल में दिए हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवैलेंट, आयोनिक पॉइंट, मेल्टिंग आयोनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये सब आपको दिया हुआ है इस टेबल में। आप इस टेबल को एक बार यहाँ पर ध्यान दे लेंगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा। तो ये ट्रेंड है कि कुछ एटॉमिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस एलिमेंट के, वो आपको NH2NP3 होता है। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बेसिकली NH2NP3 होता है। तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन में जो s ऑर्बिटल होते हैं इस एलिमेंट के, वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड होता है। जैसे p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, तो जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल बनाता है। या p पूरा फुल हो या हाफ फील्ड हो तो स्टेबिलिटी मिलता है। तो ये होता है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई में देखेंगे। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में जो कोवैलेंट है और आयोनिक रेडियाई वो उसके साइज़ के अनुसार बढ़ता है, यानी रेडियाई इंक्रीजेज इन साइज़ डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन आएंगे, जैसे जैसे ग्रुप के नीचे आएंगे, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा साइज़ में, है ना, और इसके कोवैलेंट और आयनिक रेडियस जो मैंने बताया वो बढ़ता जाएगा। तो ये आपको जो है कंसिडरेबल इंक्रीज होता है कोवैलेंट रेडियस में। नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ आप मूव करेंगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ मूव करेंगे तो उसकी कोवैलेंट और आयनिक रेडियस जो है थोड़ा कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज करता है। इसी तरह से जब आर्सेनिक और बिस्मथ की तरफ आप मूव करते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज होता है उसके कोवैलेंट नेचर में, कोवैलेंट रेडियस में, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड और डी और एफ ब्लॉक जो है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है ना, इसलिए ये हैवियर एलिमेंट हैवियर मेंबर्स में आ जाते हैं। हैवियर मेंबर्स में आपको ये सब एलिमेंट आ जाएंगे। तो मैंने बता दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है, और ये एटॉमिक रेडियस थोड़ा थोड़ा जैसे डाउन में आएंगे तो एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता जाएगा, आयोनिक रेडियस आपका बढ़ता जाएगा, कोवैलेंट रेडियस आपका बढ़ता जाएगा। फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप डाउन में आएंगे ग्रुप के, और क्योंकि इनका जो साइज़ है वो साइज़ ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा तो इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। और एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल जो है कॉन्फ़िगरेशन और इसका जो स्मॉलर साइज होता है ये इसके कारण आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको डिक्रीज करता है। सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ग्रुप 5 एलिमेंट के मच ग्रेटर दैन ग्रुप 14 एलिमेंट, इस तरह से। और ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो आपको इस तरह से है कि H1 डेल्टा H1 इज लेस दैन डेल्टा H2 डेल्टा और डेल्टा H2 इज लेस दैन डेल्टा H3, दैट इज देयर इन द टेबल 1, टेबल दिस 7.1 इस टेबल में आपको दिया हुआ है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 2 3 ये सब आपको दिया हुआ है। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है डिक्रीज करता है जैसे जैसे ग्रुप में आप डाउन आते हैं, और साइज में वो इंक्रीज करता है ना, तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ए। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर जो है इसका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये बात आता है। ग्रुप में जैसे जैसे डाउन आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर जो है वो डिक्रीज करेगा और एटॉमिक नेचर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अब है फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक होता है हमेशा N2, है ना। उसके बाद नाइट्रोजन N2 मैंने बोला, तो ये पॉलीएटॉमिक होता है। डाई नाइट्रोजन है तो ये डाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस, और वाइल अदर्स आर सॉलिड, बाकी जो है वो सॉलिड होते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा एज यू मूव डाउन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। सो ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक एंटीमनी जो है वो मेटलाइट एंड बिस्मथ जो होता है वो मेटल होता है। तो ये होता है क्यों, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है और इनके एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में, है ना। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है टॉप से बॉटम की तरफ। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन वो आर्सेनिक तक होता है इंक्रीज। उसके बाद जो है आपको ये डिक्रीज करने लगता है बिस्मथ तक। नाइट्रोजन को छोड़ा करके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको एलोट्रॉप अपना फॉर्म दिखाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अपना रूप दिखाते हैं। तो दे शो देयर एलोट्रॉपिक नेचर, ये होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स और केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड जो है वो उसको जानेंगे। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं इस एलिमेंट के -3, +3, +5 होते हैं। और ये जो टेंडेंसी होता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रुप से आप नीचे डाउन आते हैं तो डिक्रीज़ कर जाएगा, और उनके साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। क्योंकि वो डिक्रीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साइज़ जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर जाता है, मेटालिक कैरेक्टर जो है उसमें आ जाता है। तो इनफैक्ट जो लास्ट मेंबर है ग्रुप का बिस्मथ, वो आपको -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। बिस्मथ जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। स्टेबिलिटी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डिक्रीज़ करता है ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिस्मथ का, वो कंपाउंड एक बनाता है BiF5। और स्टेबिलिटी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो कि डिक्रीज करता है, और +3 स्टेट होता है जो कि इंक्रीज करता है ग्रुप के जैसे जैसे आप ग्रुप से नीचे आते हैं। तो ये जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा नाइट्रोजन जो है 1, 4 और 2 +2, यानी +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है जब ये आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए कि ये जो है मैंने बताया कि +5 ऑक्सीडेशन होता है। नाइट्रोजन जो है वो आपको 1, 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है जो कि ऑक्सीजन से आपको रिएक्शन करता है। इस तरह से ये जो है आपको, इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हैलोजन एज नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल। तो आपको जो नाइट्रोजन होता है इसके d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3, है ना। 2 2 4, 4 + 3 7, तो ये 7 होता है। तो इस तरह से, तो हाउएवर इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हैलोजन, क्योंकि नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट टू हैव अ बॉन्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड्स, ये बात है। तो नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जिससे कि वो आपको हैलोजन से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। फास्फोरस जो है उसमें +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, होता है, जिसके कारण ये होता है +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सो एसिड्स में देखेंगे तो उसमें आपको फास्फोरस मिलेगा, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +5 होगा अगर आप इसको निकालेंगे तो। नाइट्रोजन के केस में जितने भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो +1 से लेकर +4 तक जाते हैं, है ना, क्योंकि ये आपको इनका ट्रेंड है डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं एसिड सॉल्यूशन में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए HNO2 लेते हैं और 3 मोल्स ऑफ HNO2, तो वो आपको मिलता है HNO3 + H2O + N + 2NO। तो इस तरह से इस केस में, फास्फोरस के केस में, आपको जितने भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं आपको +5 में और +3 में, अल्कली और एसिड दोनों में। इस तरह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपको आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में, जो कि आपको धीरे धीरे इंक्रीज करता है ना, वो अपने आप को डिसप्रोपोर्शनेट करने के लिए, है ना, अपने आप को तोड़ने के लिए वो आपको जो है धीरे धीरे बिस्मथ जो है वो अपना स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है। इस तरह से नाइट्रोजन जो है
अब नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कोवैलेंसी के लिए वो 4 होती है, क्योंकि इसके 4 जो है जिसमें से कि वो एक S और 3 P बोलते हैं ना नाइट्रोजन का 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 3। तो यहाँ पर S जो है हमारा 1 है और जो है P हमारा 3 जो है, यानी 1s और 3p। ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग के लिए। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उसमें d ऑर्बिटल हमारे वैकेंट होते हैं, है ना, कि आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि वो और जिसके कारण क्या होता है कि वो उन बॉन्डिंग हो पाता है। जो खाली रहेगा उसका जगह, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आके रहेगा। अगर वो पहले से फुलफिल रहेगा तो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन वो उसकी ज़रूरत है, नहीं है ना ज़रूरत। जिसके पास जो खाली रहेगा, जिसको कमी रहेगा, वही ना कुछ करने के लिए जाएगा। जिसका फुलफिल है वो थोड़ी ना कहीं जाएगा, नहीं समझे। तो कहने का मतलब है उसके जो जगह है और उसमें ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स के फुल है, तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। और उसका ऑर्बिटल अगर फुलफिल नहीं है जिस एलिमेंट के, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए भरने के लिए चाहिए, तो किसी से रिएक्शन करेंगे तब ना उनको मिलेगा इलेक्ट्रॉन। अरे तो ये बात है। तो वो ये जो है आपको जो लास्ट वाले होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उनके थोड़े क्या होते हैं हमारे यहाँ पर वैकेंट होते हैं। डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। और इस तरह से उनकी कोवैलेंसी जो है pF6 नेगेटिव होता है, ये होता है। अब आता है एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एनोमलस प्रॉपर्टीज़ क्या होता है उसको देखेंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो डिफ़र करता है अपने रेस्ट ऑफ एलिमेंट, उसमें और भी के ग्रुप में जो एलिमेंट है उसमें सबसे अलग हमारा नाइट्रोजन है, क्योंकि उसका साइज़ जो है बहुत छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाई होता है, और इसके डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, the d orbital is non available and ionization enthalpy is high electronegativity, और इसके साइज छोटा होता है। तो ये बात है। नाइट्रोजन जो है इसके यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी यूनिक एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए, यानी ये बहुत सारा पी पाई बॉन्ड बनाता है, और जो कि काफ़ी आपको स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसके कारण हैवियर एलिमेंट जो होते हैं इस ग्रुप के वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियाई जो है बहुत बड़ा होता है, और वो डिफ्यूज़ है ना, डिफ्यूज़ जो कि नहीं कर पाते हैं। दे कैनॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि वो ओवरलैप नहीं कर पाता है, एक दूसरे पर आ नहीं पाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो आपको डाई एटॉमिक नेचर का होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जिसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जिससे पी बॉन्ड, एस बॉन्ड, एस बी बॉन्ड, ये सब जो है आपको मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जो सिंगल एन बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, और सिंगल पी बॉन्ड जो होता है ना, वीकर दैन सिंगल पी बॉन्ड। जो नाइट्रोजन का बॉन्ड आपको मिलेगा वो फास्फोरस के बॉन्ड से थोड़ा कमज़ोर होता है, ये है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज की जो प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, जिसके कारण ये आपको वीकर बॉन्ड रखते हैं। तो ये अनदर फैक्टर होता है कि जो नाइट्रोजन की जो केमिस्ट्री होती है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए आपको क्या होता है कि आपको बॉन्ड जो है थोड़ा कमज़ोर बनाता है। और ये जो है इसमें पी पाई बॉन्ड भी आप देखते हैं तो वो हैवियर एलिमेंट में वो मिलने वाला नहीं। नाइट्रोजन जो कैनॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड, डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन जो है आपको मैंने बताया कि वो क्या बनाता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है नहीं, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, ठीक है। जो फास्फोरस और आर्सेनिक होता है उसमें डी पाई बॉन्ड बन जाता है, और वो ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, फास्फोरस C2H5 होल थ्राइस। तो यहाँ पर आपको आर्सेनिक C6H5 होल थ्राइस, जो कि आपको लाइगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। अब आता है कि जैसे हैलोजन के तरफ अगर इसकी रिएक्टिविटी को देखें, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके साथ क्या रिएक्टिविटी होती है इसको देखेंगे। तो जो ग्रुप 50 एलिमेंट्स होते हैं वो आपको हाइड्राइड्स बनाते हैं, और EH3 टाइप का बनाता है, जहाँ पर E जो है हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। तो ये हाइड्राइड्स इसके रेगुलर ग्रेडेशन प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, और हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है
वो डिक्रीज करती है अमोनिया से आपको बिस्मथ हाइड्राइड तक। तो यहाँ पर आप इस टेबल में ऑलरेडी देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टेंस, पिकोमीटर और HEH एंगल, ये सब आप देख रहे हैं। तो इसमें जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो जो है अमोनिया NH3, फॉस्फीन PH3, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड होता है। ये आपको जो है अमोनिया जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि बिस्मथ हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसकी बेसिसिटी डिक्रीज करती है। सबसे ज़्यादा आपको बेसिसिटी होता है अमोनिया का, उसके बाद होता है फॉस्फीन का, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड का, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड का। ये बेसिसिटी आपको डिक्रीज करते हुए मिलेगी और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज होता है नाइट्रोजन का, उसके कारण ये देखने को मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फॉस्फीन एज दैट ऑफ फॉस्फीन PH3। तो ये होता है। तो ये रिएक्टिविटी हम लोग को बेसिसिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया और फॉस्फीन और आर्सेनिक हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा बेसिसिटी NH3 का। उसके बाद आता है कि ऑक्सीजन से इसकी क्या रिएक्टिविटी है, रिएक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन विल सी। तो ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, E2O3 और E2O5। E2O3 और E2O5 ये जो होते हैं क्योंकि इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसीलिए ये मोर एसिडिक होते हैं, ओके, एज दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप से डाउन की तरफ आते हैं। और ऑक्साइड्स जो होते हैं E2O3 वो आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के प्योरली एसिडिक होते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड होंगे वो प्योरली एसिडिक इन नेचर होते हैं, प्योरली एसिडिक होते हैं। जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी का जो है एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा, जबकि बिस्मथ का आपको थोड़ा बेसिक वो नेचर दिखाएगा। तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन का। मैंने बताया ऑक्सीजन में आपको ये आपको 2 तरह का आपको ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 और E2O5, ठीक है, जिसमें आपको एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ डाउन करेगा, नीचे आएगा, और इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन का प्योर एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये आपको ऑक्सीजन के लिए मैंने बताया। ऑक्सीजन की तरफ इनकी रिएक्टिविटी जो है इस तरह से होगी। मैंने बताया कि जो है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। सॉलिड में भी अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, लिक्विड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा अमोनिया, ठीक है। ये होता है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है और इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, इसलिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड में दिखाएगा, लिक्विड में भी दिखाएगा। अब आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मैंने बता दिया कि 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं, E2O5, E2O3, और ये जो है आपको इनके एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे टॉप से डाउन आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ऑक्साइड जो होता है E2O3 का वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का प्योरली एसिडिक होता है, ऑक्साइड प्योरली एसिडिक होगा। आर्सेनिक एंटीमनी का आपको एम्फोटेरिक होगा और बिस्मथ का थोड़ा बेसिक होगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो these elements react to form 2 series of halide, EX3 और EX5। यहाँ पर आपको हैलाइड 2 तरह के मिलेंगे। E हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए, तो नाइट्रोजन जो है डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये 5 वाला नहीं बनाएगा, EX5 नहीं बनाएगा। और पेंटा हैलाइड्स जो होता है मोर कोवैलेंट होता है देन ट्राइवैलेंट। तो पेंटा ये कोवैलेंट होता है, पेंटा हैलाइड्स, ये जो पेंटा हैलाइड दिख रहा है ये कोवैलेंट होता है, ज़्यादा कोवैलेंट होता है, मोर कोवैलेंट देन ये ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड से ये ज़्यादा कोवैलेंट नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि पेंटा हैलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है और ट्राई हैलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और पेंटा हैलाइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसलिए ये ज़्यादा कोवैलेंट नेचर शो करेगा और ये कम कोवैलेंट नेचर शो करेगा, ठीक है। ये होता है। फिर जितने भी ट्राई हैलाइड होते हैं इस एलिमेंट के, नाइट्रोजन को छोड़ा के सभी स्टेबल होते हैं। ऑल द ट्राई हैलाइड ऑफ दिस एलिमेंट आर स्टेबल, है ना, एक्सेप्ट डोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल, सभी स्टेबल होते हैं नाइट्रोजन को छोड़ा के।
इन केस ऑफ नाइट्रोजन जो NF3 है वो आपको स्टेबल होता है, ठीक है। ट्राई हैलाइड जो होता है बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड के अलावा के को छोड़ा करके आपको कोवैलेंट नेचर का होता है। बिस्मथ जो है, ट्राई हैलाइड जो है सब आपको कोवैलेंट नेचर का होता है बिस्मथ फ्लोराइड को छोड़ा करके, ठीक है। ये हो गया आपका हैलाइड की तरफ देखा जाए तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हुए ये सब जो है बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 ये कैल्शियम फॉस्फाइड बनाता है, सोडियम आर्सेनाइड Na3AS बनाता है, और आपको जिंक एंटीमोनाइड बनाता है, जिंक एंटीमोनाइड Zn3Sb2 बनाता है, और मैग्नीशियम Mg3Bi2 बनाता है, मैग्नीशियम बाईसल्फाइड बाई ये क्या है बिस्मथाइड, बाई बिस्मथाइड ये बिस्मथ है। सो मैग्नीशियम बाई बिस्मथाइड 2 लगा हुआ है तो बाई हो गया, 2 से बाई, और ये बिस्मथ है तो बिस्मथाइड, बिस्मथाइड जैसे हाइड्राइड है ना, ग्रेफाइट हाइड्राइड है, तो ये हो गया आपको बाई बिस्मथाइड, तो मैग्नीशियम बाई बिस्मथाइड आपको बनाता है। तो ये आपको मेटल में है, मैंने बताया कि ये आपको मेटल के साथ रिएक्ट करके ये आपको बाइनरी कंपाउंड बनाता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो बाइनरी कंपाउंड में सब में आपको जो Ca3N2 बनाएगा कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3P2 बनाएगा कैल्शियम फॉस्फाइड, उसके बाद आपको जिंक एंटीमोनाइड बनाएगा, और मैग्नीशियम बाई बिस्मथाइड बनाएगा, मैग्नीशियम बाई बिस्मथाइड आपको यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। तो ये हुआ आपको मेटल से रिएक्टिविटी।